आज जैसा कल बताया था कि अर्थशास्त्र की कुछ सिद्धांतों को समझने से पहले कुछ बेसिक सी कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं जो बहुत ज़रूरी है अर्थशास्त्र के अंदर समझना, क्योंकि हम बार बार इन शब्दों का प्रयोग करेंगे। इससे पहले उनको क्लियर कर लेते हैं, उनको स्पष्ट कर लेते हैं। जैसे उपयोगिता है, उपयोगिता किसे कहते हैं? उपयोगिता दो प्रकार की हुई, सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता। कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता। सबसे पहले उपयोगिता क्या होती है? उपयोगिता किसे कहते हैं? कोई उपभोक्ता किसी वस्तु का उपभोग इसलिए करता है कि वह उसके लिए उपयोगी है, लाभदायक है, उसकी आवश्यकता को संतुष्ट कर रही है, इसलिए वो वस्तु को खरीद रहा है, अन्यथा क्यों खरीदेगा उपभोक्ता? तो उपयोगिता से क्या अभिप्राय हुआ? उपयोगिता किसे कहते हैं? उपयोगिता किसी पदार्थ का, किसी वस्तु या सेवा का वह गुण होता है जो उपभोक्ता की आवश्यकता को संतुष्ट करता है। उपभोक्ता की आवश्यकता को संतुष्ट करने वाली जो क्वालिटी वस्तु या सेवा के अंदर होती है उसको उपयोगिता कहते हैं। तो उपभोक्ता के लिए वस्तु उपयोगी हो गई क्योंकि उसकी आवश्यकता वस्तु ने संतुष्ट कर दी, वस्तु या सेवा ने संतुष्ट कर दी, इसलिए उसको उपयोगी माना जाएगा। तो उपयोगिता जो है किसे कहते हैं? उपयोगिता किसी पदार्थ का वह पदार्थ, किसी वस्तु या सेवा का वह गुण, वह क्वालिटी जो उपभोक्ता की आवश्यकता को संतुष्ट कर देती है, उसको उपयोगिता कहते हैं। उपयोगिता दो प्रकार की हुई, कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता। कुल उपयोगिता किसी वस्तु की समस्त इकाइयों से प्राप्त उपयोगिता के जोड़ को कुल उपयोगिता कहते हैं। जैसे एक सेब खाया हमने, उसे 4 इकाई उपयोगिता मिली, दूसरे सेब से 3 इकाई मिली, 1 से 4, 1 इकाई से 4, एक सेब से 4 इकाई, दूसरे सेब से 3 इकाई, तीसरे सेब से 2 इकाई, तो 4 3 7 और 2 9, कुल उपयोगिता 9 हुई। तो टोटल यूटिलिटी, कुल उपयोगिता, टोटल यूटिलिटी का मतलब होता है जो वस्तु की समस्त इकाइयों के उपभोग से प्राप्त उपयोगिता को अगर जोड़ दें तो वो कुल उपयोगिता। वस्तु की सारी इकाइयों के उपभोग से प्राप्त उपयोगिता कुल उपयोगिता कहलाती है। सीमांत उपयोगिता का मतलब क्या हुआ? सीमांत उपयोगिता ये किसी वस्तु की अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने से कुल उपयोगिता में जो अंतर आता है उसको सीमांत उपयोगिता कहते हैं। अतिरिक्त इकाई का मतलब एक इकाई का उपभोग कर लिया तो कुल उपयोगिता ये हुई 4। दूसरी अतिरिक्त इकाई का, एक के अतिरिक्त दूसरी का उपभोग करने से जो उपयोगिता प्राप्त हुई हमें उसको हम सीमांत उपयोगिता कहते हैं। ये 3 इकाई, तो ये टोटल यूटिलिटी 4 और 3 7 हो गई। तो कुल उपयोगिता के अंदर 4 से 7 बन गए। कुल उपयोगिता के अंदर जो वृद्धि या कमी होती है उसको हम सीमांत उपयोगिता कहते हैं। यदि किसी वस्तु की अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने से कुल उपयोगिता में जो अंतर आता है उसको सीमांत उपयोगिता कहते हैं। वस्तु की अतिरिक्त इकाई के उपभोग से प्राप्त उपयोगिता को सीमांत उपयोगिता कहते हैं। ये हुई सीमांत उपयोगिता। उपयोगिता कौन सी हुई? किसी वस्तु या सेवा का वह गुण जो उपभोक्ता की आवश्यकता को संतुष्ट करता है उसको उपयोगिता कहते हैं। उपयोगिता दो प्रकार की हुई, कुल उपयोगिता किसी वस्तु की सारी इकाइयों के उपभोग से प्राप्त उपयोगिता के कुल जोड़ को कुल उपयोगिता कहते हैं। सीमांत उपयोगिता वस्तु की अतिरिक्त इकाई के उपभोग से प्राप्त होने वाली उपयोगिता कुल उपयोगिता सीमांत उपयोगिता कहलाती है। इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि किसी वस्तु की अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने से कुल उपयोगिता में जो अंतर आता है उसको सीमांत उपयोगिता कहते हैं। तो ये भी कुल उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता, उपयोगिता, कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता। अब ये मांग, एक अर्थशास्त्र की महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है मांग। मांग जिसके ऊपर अर्थशास्त्र पूरा निर्भर करता है। मांग किसे कहेंगे? मांग साधारण शब्दों में हम मांग इच्छा को हम मांग कह सकते हैं, लेकिन अर्थशास्त्र के अंदर हम मांग शब्द का प्रयोग कुछ
विशेष तरीके से करते हैं, कुछ विशेष प्रकार से लेते हैं। मांग, किसी वस्तु को खरीदने की इच्छा को मांग नहीं कहेंगे। किसी वस्तु को खरीदने की इच्छा, उस इच्छा को पूरा करने के लिए उसके पास पैसे भी होने चाहिए और पैसों को खर्च करने के लिए व्यक्ति तैयार भी होना चाहिए, वो मांग कहलाएगी। अर्थात मांग से अभिप्राय हुआ किसी वस्तु को खरीदने की व्यक्ति की इच्छा, उपभोक्ता की इच्छा, उस इच्छा को पूरा करने के लिए उपभोक्ता के पास पर्याप्त पैसे, पर्याप्त धन और उस धन को खर्च करने के लिए उपभोक्ता की तत्परता, इसको हम कहेंगे मांग। तो मांग से अभिप्राय क्या हुआ? वस्तु को खरीदने की इच्छा भी होनी चाहिए, वस्तु को खरीदने के लिए पैसे भी होने चाहिए और पैसों को खर्च करने के लिए व्यक्ति तैयार भी होना चाहिए, ये हुई मांग। अब होता है मांग का नियम। मांग का नियम क्या है? जो हम बार बार सामान्य किसी भी सब्जेक्ट के अंदर हम जब मांग का नियम की बात आती है, अति महत्वपूर्ण नियम है मांग का नियम, जो सभी विषय के विद्यार्थियों को जानना जरूरी है। मांग का नियम, लॉ ऑफ डिमांड क्या है? मांग का नियम से अभिप्राय यह होता है कि अन्य बातें समान रहने पर जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उस वस्तु की मांग कम होती है, जब किसी वस्तु की कीमत कम होती है तो उस वस्तु की मांग बढ़ जाती है। तो कीमत बढ़ेगी, मांग गिरेगी, कीमत गिरेगी, मांग बढ़ेगी। देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। उल्टा संबंध होता है मांग और कीमत का। यदि किसी वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो उसकी मांग गिरेगी और किसी वस्तु की कीमत गिरेगी तो उसकी मांग बढ़ेगी। ये है लॉ ऑफ डिमांड। अन्य बातें समान रहने पर यदि किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसकी मांग कम हो जाएगी, कीमत कम होगी तो उस वस्तु की मांग बढ़ जाएगी। ये लॉ ऑफ डिमांड है। अन्य बातों का मतलब क्या है? उपभोक्ता की आय में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अन्य बातें समान रहने पर उपभोक्ता की आय में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, संबंधित वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, फैशन, रीति रिवाज इत्यादि के अंदर कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो ये लॉ ऑफ डिमांड हुआ। मांग का नियम मतलब, मांग के नियम का अर्थ क्या हुआ? मांग का नियम है अन्य बातें समान रहने पर यदि किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसकी मांग कम हो जाएगी और यदि किसी वस्तु की कीमत कम होती है तो उसकी मांग बढ़ जाएगी। ये हुआ। अब है मांग फलन। मांग फंक्शन क्या है? किस किस चीज का फंक्शन है? मांग किस किस का फलन है? किस किस का फल है? किस किस के ऊपर डिपेंड करती है? मांग फलन हुआ dx। dx का मतलब है x कमोडिटी की डिमांड, डिमांड ऑफ x कमोडिटी। x वस्तु की मांग किसके ऊपर निर्भर करेगी? x वस्तु की मांग, f का मतलब, ये f शब्द है, इस f का मतलब है फंक्शन, फलन। x कमोडिटी की मांग किसके ऊपर निर्भर करेगी? px, x वस्तु की p प्राइस के ऊपर, y वस्तु की प्राइस के ऊपर, z वस्तु की प्राइस के ऊपर, उपभोक्ता की आय के ऊपर, फैशन के ऊपर, रीति रिवाजों के ऊपर निर्भर करेगी। किसका फंक्शन हुआ? dx इज द फंक्शन ऑफ px, py, pz, i, y, t। फैशन, रीति रिवाज, रुचियां, अधिमान उपभोक्ता के, इनके ऊपर निर्भर करेगी। तो मांग फलन क्या हुआ? मांग फलन dx इज द फंक्शन ऑफ px, py, pz। ये x वस्तु की कीमत है, ये संबंधित वस्तुओं की कीमतों के ऊपर भी यह मांग निर्भर करेगी और उपभोक्ता की आय के ऊपर भी यह मांग निर्भर करेगी। ये फैशन, रीति रिवाज के ऊपर भी, रुचियां, अधिमान के ऊपर भी निर्भर करेगी। तो किसका ये मांग फंक्शन हुआ? मांग फंक्शन dx x कमोडिटी का मांग फलन है, तो ये इसके ऊपर निर्भर करेगी। तो हमने बताया सबसे पहले मांग साधारणतः किसी वस्तु को खरीदने की उपभोक्ता की इच्छा होनी चाहिए, खरीदने के लिए उपभोक्ता के पास पर्याप्त पैसे होने चाहिए और पैसों को खर्च करने की उपभोक्ता की तत्परता होनी चाहिए। ये मांग हुई। दूसरा हुआ मांग का नियम। मांग का नियम, अन्य बातें समान रहने पर यदि किसी वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो उस वस्तु की मांग कम हो जाएगी, यदि किसी वस्तु की कीमत कम होगी तो उस वस्तु की मांग बढ़ जाएगी। तो अब हुआ मांग फलन। मांग फलन, मांग किन किन चीज का? x कमोडिटी की मांग, y कमोडिटी की मांग, किस किस चीज का फंक्शन?
एक्स कमोडिटी, डीएक्स का मतलब है एक्स कमोडिटी की डिमांड। किसका फलन है? एक्स वस्तु की कीमत का, संबंधित वस्तुओं की कीमत का, उपभोक्ता की आय का, रुचियां अधिमान का, रुचियां अधिमान, फैशन रीति रिवाज इत्यादि का फंक्शन इत्यादि का फलन है। तो ये मांग हुई, मांग का नियम हुआ, मांग फलन हुई। मांग के निर्धारक तत्व भी, मांग के निर्धारक तत्व कौन से होते हैं? मांग के निर्धारक तत्वों से अभिप्राय है जो मांग को निर्धारित करते हैं, अर्थात मांग किन किन चीजों के ऊपर निर्भर करती है। तो मैंने बता दिया, मांग उस वस्तु की कीमत के ऊपर निर्भर करेगी जिसको हम खरीदेंगे। जो उससे संबंधित वस्तु है, जैसे चाय और कॉफी जो संबंधित वस्तुएं हैं, हम अगर चाय की कीमत बढ़ेगी तो कॉफी की मांग बढ़ जाएगी। तो उस एक वस्तु की कीमत बढ़ने से दूसरी वस्तु की, संबंधित वस्तु की मांग बढ़ जाएगी। संबंधित वस्तु की कीमत कम होगी तो उस वस्तु की मांग बढ़ जाएगी। तो ये मांग के निर्धारक तत्व हुए। आय हुई, फैशन, रीति रिवाज, रुचियां, अधिमान, संबंधित वस्तुओं की कीमतें, इनके ऊपर मांग जो है वो निर्भर करती है। तो आज ये जो 2-3 कॉन्सेप्ट हमने बताए हैं, ये आगे अर्थशास्त्र के, जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है, उसके सिद्धांतों का अध्ययन करने के लिए ज़रूरी कॉन्सेप्ट हैं, क्योंकि इन शब्दों का हम बार बार इस्तेमाल करेंगे, इसलिए कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो आज के लिए इतना ही। कल हम एक गणनावाचक विश्लेषण को करेंगे, उपयोगिता का गणनावाचक विश्लेषण, उसको हम करेंगे, उस सिद्धांत को करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।